हेलो एवरीबॉडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एफोरिज्म नंबर 7। तो आज हम लोग एफोरिज्म नंबर 7 को फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर हम एफोरिज्म नंबर 7 को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन रिटन बाय डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन एंड translated by Dr. R.E. Dudgeon in the 5th edition and Dr. William Borick in the 6th edition। तो इस किताब से हम लोग एफोरिज्म नंबर 7 देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एफोरिज्म नंबर 7 जो है इसमें एक्चुअली इनर जिस्ट है क्या। एफोरिज्म नंबर 7 आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में बोलते हैं और इस एफोरिज्म नंबर 7 में आपको कॉजा ओकेशनलिस या मेंटेनिंग कॉज के बारे में भी बताया जाता है। और साथ में जो है कि एक वर्ड जो है हम लोग एफोरिज्म नंबर 5 में एक्सेसरी सर्कमस्टेंस जो है, कुछ पॉइंट्स हम लोग देखे थे। तो ये जो एक्सेसरी सर्कमस्टेंस जो ये वर्ड, ये जो शब्द है, ये एफोरिज्म नंबर 7 में यूज़ किया गया है। ये एफोरिज्म नंबर 5 में उसका पॉइंट्स है। और कुल मिला के एफोरिज्म नंबर 7 में ये जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम को रिमूव करना ही एक फिजिशियन का मेन एक एम होना चाहिए, ये भी बोला गया है। तो अगर हम लोग एक बार एफोरिज्म नंबर 7 को मतलब शुरू से लेके एंड तक जो बताया गया है, इसको अगर हम शॉर्टली एक बार बोले तो वो कैसा रहेगा, वो थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा कि एक डिजीज़ में जहाँ पे मेंटेनिंग कॉज देखने का ज़रूरत नहीं है या मतलब ऐसा कुछ मेंटेनिंग कॉज है नहीं, या तो ऐसा कोई म्याज़म, ये कुछ मैथमेटिक कुछ बात अगर नहीं है रिमूव करने का, या तो कोई मेंटेनिंग मतलब एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस जो है जो जिसको देखना होगा, तो ऐसा कुछ उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है पेशेंट को, तो एक फिजिशियन के लिए अब जो है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बिना और कोई चीज़ जो है उसको नहीं मिलेगा जो कि डिजीज़ के बारे में वो जान सके। मतलब मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, मतलब ये जो एफोरिज्म नंबर 7 को शुरू से थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है और इसमें ये बताया गया कि डिजीज़ में आपको जो है, अगर इसका उल्टा सेंस में देखा जाए, मतलब जो एक्चुअली जिस तरीके से लिखा गया है उसको मैं अगर जिस्ट में आ जाऊँ, मतलब मेन पॉइंट में आ जाऊँ, तो इसका मतलब ये रहता है कि एक डिजीज़ में एक फिजिशियन को सिर्फ और सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही वो बात है जो एक डिजीज़ को या डिजीज़ के बारे में एक फिजिशियन के सामने कुछ एक्सप्रेस करता है। बाकी जो है कि अगर आपको कुछ और चीज़ अगर ज़रूरी है देखना, दैट इज़ द मेंटेनिंग कॉज। भाई मेंटेनिंग कॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेंटेनिंग कॉज से जो है कि डिजीज़ कंटिन्यू होता जाता है, तो उसको रिमूव करना होगा। या तो अगर म्याज़म है, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है और कंप्लीटली ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो म्याज़म को देखना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। और देखा जाए तो जो आजू बाजू का जो उनका जो लाइफस्टाइल, लाइफ एंड लिविंग जो है, जो एक्सेसरी सर्कमस्टेंस है, इसको एक फिजिशियन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है पेशेंट पे, ठीक है ना। तो मेंटेनिंग कॉज, एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, म्याज़म्स, ये सारे तो बात है। अगर किसी भी पेशेंट में ये मेंटेनिंग कॉज की मतलब मान के चलो ऐसा कुछ है नहीं रिमूव करने वाला, या तो म्याज़म वाला जो बात है वो तो बाद में आएगा, मतलब बाद में आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसको जो एंटी म्याज़मेटिक ट्रीटमेंट हम देंगे, तो वो तो म्याज़म को कॉम्बैट करने के लिए, म्याज़म को हटाने के लिए देंगे। अगर देखा जाए कि आपने या पेशेंट ने खुद ही अपना एक्सेसरी सर्कमस्टेंस या लिविंग और लाइफ एंड लिविंग बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, तो देखो ये जो मेंटेनिंग कॉज, एक्सेसरी सर्कमस्टेंस, म्याज़म, ये सारे चीज़ जो अपने आप सब कोई दिक्कत नहीं है अगर, तो अब क्या डिजीज़ के बारे में क्या बचा फिर? टोटलिटी ऑफ सिम्टम। यही एक बात है जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो है ये डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या डिजीज़ जो है ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम द्वारा ही खुद को एक्सप्रेस करता है। और एक फिजिशियन को ये मालूम है कि एक डिजीज़ के अंदर टोटलिटी ऑफ सिम्टम बिना और देखने का
कुछ है नहीं, बिकॉज देयर इज नो अदर वे बाय विच द डिजीज कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही एक डिजीज का एक्सप्रेशन का मेन बात है। और एक फिजिशियन को ये मालूम है कि इस टोटलिटी ऑफ सिम्टम को रिमूव करना होगा। टोटलिटी ऑफ सिम्टम को अगर हटाया जाए तो अपने आप ही डिजीज हट जाएगा। तो इसमें आपको मतलब सिंपली ये समझ में आ रहा है कि एफोरिज्म नंबर 7 में ये कहा गया, और भी कॉन्साइज कर दूं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही एक फिजिशियन को देखना होगा हर कोई डिजीज में, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम को रिमूव करना होगा ताकि पूरा डिजीज रिमूव हो जाए। तो एफोरिज्म 7 को अगर हम एक वर्ड में बताएं तो इसका क्या रहेगा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ठीक है, तो हम लोग अब जो है कि एफोरिज्म नंबर 7 को एक बार पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते जो है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन और करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एफोरिज्म नंबर 7 को देखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा है कि नाउ एज इन अ डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज और कॉजा ओकेशनलिस हैज टू बी रिमूव्ड। ठीक है, आप थोड़ा सा 1 मिनट पहले ही मैं आपको 3 बात बोला था कि मेंटेनिंग कॉज और एक्सेसरी सर्कमस्टेंस और मियाज्म। तो ये सारी चीज़ के बारे में किस तरीके से लिखा हुआ है अब आप देखो, इसको फॉलो करते जाओ। तो मैं जो बोल रहा था 1 मिनट पहले, अगर किसी को समझने में दिक्कत हुआ तो इसको अब फॉलो करते जाओ, आप समझ में आ जाएगा। अगेन आई एम रीडिंग नाउ एंड एज इन अ डिजीज from which no manifest exciting or maintaining cause or causa occasionally has to remove। मतलब एक डिजीज में जहाँ पे कोई भी मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज को रिमूव करने का बात नहीं होगा। अगर कोई नहीं होगा मतलब ऐसा कुछ बात है नहीं, ओके, या तो अगर कुछ था तो वो सॉल्व हो गया, ओके। सो कोई एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज अगर नहीं है, और वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम। मतलब इस जगह पे क्या है कि एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज जिस जगह पे है नहीं, ऐसा कोई बात है नहीं, तो हमको फिर क्या मिलेगा, एक डिजीज में क्या मिलेगा, मॉर्बिड सिम्टम मिलेगा, तो सिम्टम मिलेगा, ओके। इसके बाद इट मस्ट, ब्रैकेट में क्या लिखा है कि रिगार्ड बीइंग दैट टू पॉसिबिलिटी ऑफ ए मियाज्म एंड अटेंशन पेड टू द एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस एफोरिज्म नंबर 5। तो ब्रैकेट में लिखा है कि इसमें कि पॉसिबिलिटी ऑफ ए मियाज्म, अगर मियाज्म कुछ बात है, या तो कि एक्सेसरी सर्कमस्टेंस, उसका रहन सहन खान पान जो है एक्सेसरी सर्कमस्टेंस, जो कि एफोरिज्म नंबर 5 में उसका डिटेल्स कुछ पॉइंट्स दिया हुआ था, जैसे कि मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, हिज ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, हिज एज, सेक्सुअल फंक्शन एक्सेट्रा आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये एफोरिज्म नंबर 5 में बोला गया था। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट क्या है, एक्सेसरी सर्कमस्टेंस कहते हैं इस चीज़ को। और एक्सेसरी सर्कमस्टेंस का जो वर्ड है ये एफोरिज्म नंबर 7 में लिखा है। और इसको आपको हर कोई पेशेंट में क्या कहाँ जरूरत है कि ये सारी चीज़ जो है इसका जो बीमारी के जो कारण है, कारण से लेके बीमारी का जो मेंटेनेंस से लेके मतलब कंटिन्यूएशन से लेके एवरीथिंग जो है ये एक्सेसरी सर्कमस्टेंस से रिलेटेड है। तो जहाँ पे फिर से एक बार शुरू से आप देखो, शुरू में क्या कह दिया कि एक डिजीज जहाँ पे मेंटेनिंग कॉज को रिमूव करने के बाद नहीं है, ओके, और उसके बाद क्या क्या लिखा है, तो वहाँ पे मॉर्बिड सिम्टम ही देखने का है। अच्छा, इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा कि जहाँ पे मियाज्म की कोई बात नहीं होगा, या तो पॉसिबिलिटी ऑफ मियाज्म नहीं है, या तो कोई एक्सेसरी सर्कमस्टेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बी द सिम्टम्स अलोन बाय व्हिच द डिजीज डिमांड्स एंड पॉइंट्स टू द रेमेडी suited to relieve it, and moreover the totality of these its symptoms of which outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is the affection of the vital force, must be the principal or the sole means whereby the disease can make known what remedy it requires। वह यहाँ तक देखते हैं एक बार, ओके। तो क्या बोलता है कि जहाँ पे फिर से मैं शुरू से आ रहा हूँ, क्यों मैं शुरू से बार बार क्यों आ रहा हूँ कि आप ना एफोरिज्म नंबर 7 को एकदम शुरू से एंड तक आप देखेंगे तो एक पूरा एक कंटिन्यूएशन है, और इसको अगर एकदम से समझ लेंगे ना तो फिर क्या होगा, मैं वही 3 बात है कि एक डिजीज में जहाँ पे मेंटेनिंग कॉज देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, और
जहाँ पे कोई मियाज़म का पॉसिबिलिटी नहीं है या तो एक्सेसरी सर्कमस्टेंस की कोई बात नहीं है, वहाँ पे हमको सिम्टम्स ही मिलेगा डिजीज़ को पहचानने के लिए। और इसके थ्रू जो है कि बाय द सिम्टम एलोन बाय व्हिच द डिजीज डिमांड्स एंड पॉइंट्स टू द रेमेडी सुटेड टू रिमूव इट, मतलब सिम्टम से ही एक डिजीज जो है इस उसका रेमेडी को पॉइंट करेगा कि किस तरह कौन सा रेमेडी उसको चाहिए, मतलब रेमेडी देने के लिए जो क्लू मिलेगा आपको वो सिम्टम से ही मिलेगा। ओके, और इसमें इसके बाद क्या बोला है, एंड मोर ओवर द टोटलिटी ऑफ दिस सिम्टम। अब ये जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स का जो टोटलिटी है, टोटलिटी ऑफ दिस सिम्टम्स ऑफ दिस आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज। डिजीज का जो इंटरनल एसेंस है, मतलब इंटरनल जो पावर है, उसका जो बाहर का एक्सप्रेशन है, सो व्हाट वी कॉल द सिम्टम्स। ओके ना, तो ऑल द सिम्टम। अच्छा, इसका सारे जो टोटलिटी है, ये सारे टोटलिटी क्या होगा, इसको हम कहते हैं द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड को आप अंडरलाइन, ये जो लाइन है इसको आप अंडरलाइन करके रखिए, द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज दैट इज द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। तो ये जो इंटरनल जो डिजीज है उसका आउटवर्ड एक्सप्रेशन है। आउटवर्ड एक्सप्रेशन क्या है, सिम्टम। इंटरनल डिजीज क्या हो गया, वो क्या, बीमारी। बीमारी कैसे हुआ कि अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स जो है ये अफेक्टेड हुआ, ये अफेक्टेड होने के कारण जो है डिजीज हुआ। डिजीज का अंदर डिजीज हुआ तो उसका बाहर का जो एक्सप्रेशन है दैट इज द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, दैट इज द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, द टोटलिटी ऑफ दीज इट्स। इसमें एक चीज देखो कि इस लाइन को थोड़ा बहुत देखना, द टोटलिटी ऑफ दीज इट्स सिम्टम्स। तो ये जो टोटल जो भी फेनोमेना, टोटल जो है इस बॉडी के अंदर जो भी सिम्टम्स है, जो भी वी कैन से द मॉर्बिड कंडीशन है, तो इस टोटलिटी ऑफ दीज, ये सारे टोटलिटी इट्स सिम्टम्स, मतलब दिस टोटलिटी, इस टोटलिटी का जो सिम्टम्स है, तो ऑफ दिस आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज दैट इज द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। तो इसको जो है हमको ये देखना है कि मस्ट बी द प्रिंसिपल और द सोल मीन्स वेयर बाय द डिजीज कैन मेक नोन व्हाट रेमेडी इट्स रिक्वायर्ड। तो यही आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर जो है, इसके थ्रू ये डिजीज जो है ये बताएगा कि उसको कौन सा रेमेडी देना है। ओके, and thus in a word the totality of the symptom must be the principal, indeed the only thing the physician has to take note in every case of the disease। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही एक चीज़ है जो एक फिजिशियन को नोट करना है, मतलब देखना है, और एक फिजिशियन को इसी के थ्रू जो है कि मतलब एक डिजीज को ट्रीटमेंट करना है। और इसके साथ क्या कैसे करेंगे, इन एवरी केस, अच्छा हर कोई केस में। ओके, एंड टू रिमूव बाय हिज आर्ट इन ऑर्डर दैट इट शैल बी क्योर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेल्थ। तो इसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम को देखना है, इसी को रिमूव करना है, मतलब टोटलिटी ऑफ सिम्टम को हटाना है ताकि जो है हेल्थ जो है वापस आ जाए। ओके, ट्रांसफॉर्म इनटू हेल्थ। अच्छा, तो एफोरिज्म नंबर 7 को हमने एक बार शुरू में थोड़ा सा जिस्ट बता दिया था, इसके बाद इसका लाइन रीड किया, बहुत जगह में मैं रिपीट किया थोड़ा बात। क्यों रिपीट किया, क्योंकि मतलब थोड़ा समझने की ज़रूरत है, समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली एफोरिज्म नंबर 7 को अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज एफोरिज्म नंबर 7 जिस्ट आप बोलो व्हाट इज एफोरिज्म नंबर 7। तो एफोरिज्म नंबर 7 को हम ऐसे कह सकते हैं कि इस एफोरिज्म नंबर 7 इट इंडिकेट्स दैट द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम इज द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इन अ डिजीज। एक डिजीज में टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही मेन बात है जो एक फिजिशियन समझेगा, और एक डिजीज जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम द्वारा ही हमारे सामने एक्सप्रेस्ड होंगे। ओके, और एक फिजिशियन का ये काम है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो भी है इसको रिमूव करने, इसको हटाना, ताकि ये जो डिजीज है ये हट जाए और हेल्थ वापस आ जाए। तो दिस इज 7। इसके साथ साथ जो है कि बार बार क्या बात आ रहा था कि एक्सेसरी सर्कमस्टेंस, मियाज़म एंड मेंटेनिंग कॉज। तो अगर ये सारे चीज़ नहीं है, मतलब तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही सब कुछ है। इसका मतलब ये भी है, अगर हम थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंटली देखें, कि एक डिजीज कंडीशन में हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम भी देखना है,
एक डिजीज कंडीशन में हमको मेंटेनिंग कॉज को भी देख के चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम मेडिसिन सब कुछ सही दे रहे हैं और पेशेंट का कोई मेंटेनिंग कॉज है जिससे वो ठीक नहीं हो पा रहा है। और ये भी बात है कि एक डिजीज़ में हमको एक मैज़म को भी अच्छे से देख लेना है कि और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन सिलेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली एंटी मैज़मेटिक ट्रीटमेंट भी देना है। तो ये भी देखना, तो एक्सेसरी सर्कमस्टेंस और एक्सेसरी सर्कमस्टेंस जो कि उनका जो डाइट एंड रेजिमेंट, उनका सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, उनका मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स एक्सेट्रा, इसको भी सही तरीके से सुधार करना है। तो कुल मिला के हम लोग ये समझ सकते हैं कि एफर्ट नंबर 7 में ये कहा गया है कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम ही देखने का मेन बात है कि जिसके थ्रू हम एक डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, और वही देखना है एक फिजिशियन को। साथ में जो है कि ये भी ध्यान रखना है कि मेंटेनिंग कॉज या म्याज़म या एक्सेसरी सर्कमस्टेंस ये भी ज़रूरी है। अगर ये सारे चीज़ का सारी बात जो है ये सॉल्व हो जाए तो या ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है इसके देखने का, तो मेनली जो बात है टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही एक बात है। तो वी कैन से दैट इन एफर्ट नंबर 7 इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एफर्ट बिकॉज टोटलिटी ऑफ सिम्टम की जो बात है ये एफर्ट नंबर 7 में कहा गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वो है जहाँ आउटरली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज दैट इज द एफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। अच्छा, कुछ बात और कहना चाहूँगा कि एफर्ट नंबर 7 में अब देखो एक जगह लिखा है एकदम फर्स्ट में द मेंटेनिंग कॉज ऑफ द कॉजा ओकेशनलिस। सो नाउ दिस कॉजा ओकेशनलिस समटाइम्स ये आपके क्वेश्चन में आता है। कॉजा ओकेशनलिस मतलब ओकेशनल कॉज और द कॉज which occasions a disease, which cause to maintain the disease continue or to continue the disease, मतलब उसको डिजीज को होने में या डिजीज को कंटिन्यू रखने में ये मदद करता है। इस टाइप का कुछ कारण है। तो दिस इज द एक्चुअली द मेंटेनिंग कॉज और द कॉजा ओकेशनलिस। आपको ये बताना चाहूँगा कि एफर्ट नंबर 5 में डॉक्टर हैनीमैन ने 2 कॉज बताए थे, एक्साइटिंग कॉज एंड फंडामेंटल कॉज। एफर्ट नंबर 7 में मेंटेनिंग कॉज बताया। तो कुल मिला के डॉक्टर हैनीमैन ने 3 कारण बताया है डिजीज का, दैट इज द एक्साइटिंग कॉज, द फंडामेंटल कॉज एंड द मेंटेनिंग कॉज। तो मेंटेनिंग कॉज एफर्ट नंबर 7 में है। उसका दूसरा नाम क्या है? कॉजा ओकेशनलिस है। अच्छा, तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो पहले एक बार और बताया था कि एफर्ट नंबर 5 का एक्सेसरी सर्कमस्टेंस है। तो इसमें ब्रैकेट में लिखा है एफर्ट नंबर 5। तो एफर्ट नंबर 5 का अगर आप देखोगे तो द लास्ट 3 लाइन्स मैं इस वीडियो में ऑलरेडी एक बार रीड कर चुका हूँ, इसलिए और आगे नहीं बोल रहा हूँ। सो दिस इज द एक्सेसरी सर्कमस्टेंस। मेनली क्या है, व्हाट इज दिस एक्सेसरी सर्कमस्टेंस? दिस एक्सेसरी सर्कमस्टेंस इज समथिंग रिलेटेड टू द हिज लाइफस्टाइल, डाइट एंड रेजिमेंट एक्सेट्रा, जो कि एक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट टू मेंटेन द हेल्थ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट विच इंडिकेट्स द मेंटेनिंग कॉज ऑल्सो। मतलब एक्सेसरी सर्कमस्टेंस से आप मेंटेनिंग कॉज को समझ सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट। एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए कि कोई एक एनी इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति, वो एक उनका सर्दी जुकाम ठीक नहीं होता और वो जो है कि एक डैम्प बेसमेंट में रहते हैं। उनका रहने का जगह है जहाँ पे कोई धूप नहीं आता और उनको मान के चलो कोई सस्ता सा कमरा मिल गया, किराए पे ले लो, वही रह रहे, कोई सर्विस कर रहे या पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे है। तो वो बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब मेडिसिन भी सही दे रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। तो वो क्या है कि जो किस लिए ठीक नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनका जो डैम्पनेस है जहाँ पे वो रहते हैं ना, तो वो उनका जो रहन सहन है तो वो सही नहीं है। वो उनको ठंडा जो है ना, ये कोल्ड जो है उसको मेंटेन करता है। सो दिस इज द मेंटेनिंग कॉज, लिविंग इन डैम्प बेसमेंट्स। ओके, तो एक ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिया जा सकता है। सो दिस इज द मेंटेनिंग कॉज। नाउ आपको ये मेंटेनिंग कॉस्ट मालूम हुआ। मेंटेनिंग कॉस्ट जब बोला कि अब हम यहाँ रहते हैं, ऐसे जगह में रहते हैं, बोले आप जगह चेंज करो और तब तक जो है आपको जितना भी हम मेडिसिन देते जाए लेकिन आपका बीमारी कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसलिए क्या उनको जो है ना, वो जो रहने का जगह जो है कोई एयरी, कोई थोड़ा इतना डैम्प ना हो, है तो ऐसे हेल्दी जगह में जहाँ पे धूप आए तो लाइट आए, ऐसे हेल्दी जगह में शिफ्ट करना। हो गया क्लियर? तो इस जगह पे क्या है कि मेंटेनिंग कॉस्ट जो है हमको मालूम पड़ा। कैसे मालूम पड़ा? एक्सेसरी सर्कमस्टेंस से मालूम पड़ता है। एक्सेसरी सर्कमस्टेंस से मेंटेनिंग कॉस्ट मालूम होता है। एक्सेसरी सर्कमस्टेंस से फंडामेंटल कॉज भी मालूम हो जाता है। जैसे मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट से अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल कि सपोज किसी का कोई ड्रिंकिंग हैबिट है, तो ड्रिंकिंग हैबिट जो हमको ये मालूम है कि जैसे कि कुछ म्याज़म है, जैसे सोरा एंड सिफिलिस में अगर देखा जाए तो मतलब फोर्थ फादर मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है कि कोई ड्रिंकिंग का हिस्ट्री है, तो ये सिफिलिस म्याज़म में थोड़ा बहुत एक इंडिकेट करता है। तो
एक्सेसरी सर्कमस्टेंस से फंडामेंटल कॉज को भी हम समझ सकते हैं। तो दिस इज द समव्हाट रिगार्डिंग द एक्सेसरी सर्कमस्टेंस गिवन इन एप्रोच नंबर 7। अच्छा, एक बात और है, जैसे लिखा है कुछ फुट नोट्स है, तो फुट नोट में मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, एकदम फर्स्ट लाइन में जहाँ पे मेंटेनिंग कॉज के बारे में कॉज ऑकेशनस लिखा है, हैज़ टू बी रिमूव्ड, सेकेंड लाइन ऑफ दिस 7, हैज़ टू बी रिमूव्ड। उसके बाद जो है कि इसके नीचे एक फुट नोट है, इस फुट नोट में ये लिखा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू से दैट एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन शुड फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इट एग्जिस्ट। बोलते हैं कि जहाँ पे ये मेंटेनिंग कॉज है, इसको एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन से बोलने की जरूरत नहीं है कि इसको रिमूव करना है। दे आर अपन द इंडिस्पोजिशन दे आर अपन जनरली सीजेस स्पॉन्टेन्यूअसली। अगर ये रिमूव हो जाए तो इंडिस्पोजिशन जो है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया, इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन आपको यहाँ पे मिलेगा 7 फुट नोट अगेन 150। इंडिस्पोजिशन एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि रियली डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड डिजीज नहीं है, लेकिन वो डिजीज लाइक कुछ कंडीशन होता है, थोड़ा सा उनका डाइट और रेजिमेंट में कुछ ऑल्टरेशन करने से ये इंडिस्पोजिशन ठीक हो सकता है। तो दिस इज नॉट अ फुल्ली डेवलप्ड डिजीज बट अ डिजीज लाइक कंडीशन। तो कई बार जो होता है कि जो मेंटेनिंग कॉज है इसको रिमूव करने से अगर वो फुल्ली डेवलप्ड डिजीज नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो सकते हैं। और अगर वो कोई डिजीज़ क्रिएट भी कर लिया तो भी कोई इंटेलिजेंट फिजिशियन को ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसको जो है ना, जो मेंटेनिंग कॉज इसको रिमूव करे। ओके, सो ये जो फुट नोट है एफोरिज्म नंबर 7 का, ये जो फुट नोट है, दिस फुट नोट रिलेट्स टू द इंडिस्पोजिशन एंड मेंटेनिंग कॉज ओनली। तो इसका कुछ एग्जांपल दिया, जैसे कि कॉर्निया से कोई फॉरेन बॉडी है उसको स्टर कर दो, मतलब आंखें लाल हो गया, पेन हो रहा है ना, तो ऐसे कारण क्या है कि लोहे का टुकड़ा गिर गया सपोज। ओके, तो फिर क्या करना है, आप कुछ भी करो लेकिन वो लोहे के टुकड़े को पहले आंखों से हटाओ। अच्छा, वो हटाने से ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। ये जो बात है, दिस इज द रिमूवल ऑफ दिस मेंटेनिंग कॉज एंड दिस इज हाउ द इंडिस्पोजिशन कैन बी क्योर। सो दिस इज फुट नोट, एक फुट नोट है। अच्छा, दूसरा एक और फुट नोट है जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है जिसको कहते हैं कि एक टर्म है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों डिफरेंट है। आप ये जान लो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है जो सिम्टम देखते ही ट्रीटमेंट किया जाता है और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रीटमेंट प्रॉपरली, जो कि एंटीपैथी में जनरली देखा गया कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक नहीं, सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये हो गया कि बाय अंडरस्टैंडिंग द सिम्टम, देयर बाय एनालाइजिंग इट, इवेल्युएटिंग इट एंड मेकिंग द टोटलिटी, आफ्टर दैट वी गिव अ मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। सो याद रखना इस चीज़ को, होम्योपैथी सिम्टोमेटोलॉजिकल एंड बाकी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, खास करके एंटीपैथी, जिसको हैनीमैन ने इस फुट नोट पे कहा है कि एक वन साइडेड प्रोसीड्योर, ये भी आप मतलब याद रखना, वन साइडेड प्रोसीड्योर। वन साइडेड प्रोसीड्योर मतलब कोई राइट साइड लेफ्ट साइड वाला बात नहीं है, मतलब हम लोग जिसको कहते हैं आधा अधूरा। तो वन साइडेड प्रोसीड्योर जो है इसके बारे में कहा गया है कि ओल्ड स्कूल ऑफ फिजिशियन, इस फुट नोट को अगर आप देखोगे, ये कहाँ से शुरू हुआ ये फुट नोट, कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, एकदम एफोरिज्म 7 का लास्ट में से बस एक लाइन दो लाइन पहले देखो, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम मस्ट बी द प्रिंसिपल एंड इंडीड ओनली द थिंग। तो इस जगह में टोटलिटी के ऊपर एक वन करके ये फुट नोट लिखा है। मतलब ये है कि जो ओल्ड स्कूल ऑफ फिजिशियन थे वो, उनको कभी टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर कोई ध्यान नहीं आया। इन लोगों ने हमेशा वन साइडेड प्रोसीड्योर या आधा अधूरा ट्रीटमेंट कर गया, जो भी सामने मिले वो सिम्टम के अकॉर्डिंगली कुछ भी मेडिसिन देके उस सिम्टम को हटा देने की कोशिश किए। इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसमें लिखा है कि इन ऑल टाइम्स द ओल्ड स्कूल ऑफ फिजिशियन, नॉट नोइंग हाउ एल्स टू गिव रिलीफ, हैव सॉट टू कॉम्बैट एंड इफ पॉसिबल टू सप्रेस बाय मेडिसिन। मैं फुट नोट पढ़ रहा हूँ एफोरिज्म नंबर 7 का, ये दूसरा फुट नोट है। तो कहा गया टू कॉम्बैट इट if possible to suppress the medicine and here and there a single symptom from among a number of the diseases, a one sided procedure। जनरली एंटीपैथी में ऐसा होता है कि बहुत सारे सिम्टम में से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ वाला सिम्टम है, उस एक सिम्टम को पकड़ के उसके हिसाब से अपोजिट मेडिसिन दे के उसको
पता पैलिएट कर देने का। तो दिस टाइप ऑफ सिम्टम जो ट्रीटमेंट जो है ये एक वन साइडेड प्रोसीड्योर है which under the name of symptomatic treatment and justly excited universal content because by it not only was nothing gained but much harm was inflicted. A single one of the symptoms present is no more the disease itself than a single foot in a man itself. एक डिजीज का एक सिंगल कोई पार्ट एक सिम्टम है, ये डिजीज पूरा नहीं है। वो जैसे कि एक इंसान का अगर देखा गया कि एक पैर अगर ले ले छोटा सा, तो वो है कोई एक सिंगल सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम में। ओके, दिस प्रोसीड्यूर आर सो मच द मोर रिप्रेहेंसिबल एंड सच अ सिंगल सिम्टम was only treated by antagonistic remedy. Again another term, antagonistic remedy, ये एंटीपैथी को बोला है। Therefore only in an enunciopathic and palliative manner. तो एंटागोनिस्टिक, इनशियोपैथिक या पैलिएटिव मैनर हम लोग बाद में देखेंगे। एफोर्ड नंबर 23 में भी लिखा है इनशियोपैथिक एंड पैलिएटिव मैनर। तो इस तरीके से जो ट्रीटमेंट करते हैं, कोई एक दो सिम्टम देख के उसको ठीक करने की कोशिश करके ट्रीटमेंट करते हैं, ये एक पैलिएशन हो जाता है। इसमें बहुत हार्म होता है और इससे कभी कंप्लीट क्योर नहीं होता है। आफ्टर स्लाइट एलिविएशन क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत कम होने के बाद इट वाज सब्सिक्वेंटली ओनली रेंडर ऑल द वर्स। ये जो है कि ऐसे ट्रीटमेंट करने से, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या एंटीपैथिक ट्रीटमेंट करने से पहले थोड़ा सा कम हो तो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है ये फिर से और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है या होता ही है। ओके, सो टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही एक ऐसा मतलब प्रोसीड्योर है जिसको लेना है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम को लेके जो ट्रीटमेंट है, ये ऐसा प्रोसीड्योर है जिसके थ्रू हम एक डिजीज को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम को देखना है, दिस इज द मेन थिंग ऑफ एफोर्ड नंबर 7, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम को रिमूव करना है ताकि हम लोग पूरा हेल्थ को रिस्टोर कर पाए। ओके, थैंक यू। एफोर्ड नंबर 7 को, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर और कोई क्वेरी है प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। ओके, कमेंट्स में लिख के भेज दीजिए। हम आगे एक के बाद एक सारे एफोर्ड्स को करेंगे। किसी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि आप सर आप शॉर्ट में रख रहे हो, तो आप एक एक मुझे तो पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो मैं सोचा कि चलो एक एक करके जितना हो सके इजी करने की कोशिश करो, बजाय कि कॉम्प्लिकेटेड करने का। इजी करने से क्या होता है, सबसे पहले जो है ना एक स्टूडेंट समझ पाते हैं। ओके ना, तो फिर उसके बाद चाहे आप जितने सारे रेफरेंस बुक और देखो और पढ़ो, और भी आपके जो टीचर सामने है इनके सलाह लो, इनसे समझो और चीज़, तो आप और भी ज़्यादा रिफाइंड होते जाओगे। ओके, थैंक यू, विल मीट अगेन।